broad session I'll be covering these 4-5 areas. So and यहाँ पे मैंने ऊपर एक बनाया टाइमलाइन, so you'll know कि मैं कौन सा चीज़ क्या बोल रही हूँ, तो थोड़ा क्लैरिटी रहेगा, बिकॉज आई नो लंबा सेशन में या बीच में थोड़ा माइंड इधर उधर हो जाता है, तो ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल रहता है. सो लेट मी फर्स्ट गो थ्रू नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी. सो नोट मेकिंग में ब्रॉडली आपके दो तरह के नोट्स एंड में बनते हैं. हाँ. What is the relevance of NCERTs in today's exam? How much time should we dedicate to NCERTs? Because we get contrasting views from professors and institutes and toppers saying that some say 6 months, some say 1 month, some say you can skip NCERTs, go to the institute material. What should we do? I'll tell you. So the question for those online was the relevance of NCERT in today's exam, whether you should read them, skip them, या कितना पढ़ना चाहिए. So I feel NCERTs are important and I'll tell you why they are important. आप अगर आप वो समझोगे कि वो important क्यों है, then you will know how to read an NCERT also. आपको स्टूडेंट जैसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे क्लास 7th 8th में पढ़ते थे या 9th में पढ़ते थे. आपको एज एन UPSC एस्पिरेंट अलग पढ़ना पड़ेगा कैंडिडेट के पॉइंट. NCERTs आर गुड फर्स्ट बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज. अगर आपको बेस्ट UPSC आंसर्स का लैंग्वेज जानना है, NCERT आप पढ़ो, बिकॉज शॉर्ट में वो बहुत कर देते हैं. आप एक लाइन NCERT का पढ़ोगे, उस पर आप 10 पेज लिख सकते हो आराम से. दे आर सो शॉर्ट एंड दे आर सो, उनका ब्रेविटी बहुत अच्छा रहता है. सो आई यूज टू लुक फॉर NCERTs. वन इज लाइन, तो कभी कभी मैं डायरेक्ट लाइन पिक करती थी, NCERT नोट में लिखती थी. दैट इज़ वन. सेकेंड इज NCERT का फाउंडेशनल नॉलेज बहुत अच्छा होता है. अगर आप NCERTs में बहुत क्लियर हो, आपको हायर नॉलेज हमेशा याद रहेगा, वो एक अच्छे मैनर में लिखा होता है. सो फॉर NCERTs माई रिकमेंडेशन विल बी, आप 6 से पढ़ सकते हो, बस ग्लांस थ्रू करो. इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप. 9th 10th 11th 12th NCERTs, especially of polity, history and geography and all the humanities usually subjects, they are very important. आप उसको 2-3 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, then move on. बिकॉज मेरा था वो सब्जेक्ट, मैंने कभी NCERT वापस नहीं पढ़ा. आई वेंट डायरेक्टली फॉर माई हायर वाला, बिकॉज मैंने उसमें बोर्ड्स दिए थे. आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. तब भी मैं 1-2 बार पढ़ी थी बिफोर मूविंग ऑन, बिकॉज 9th 10th का मैं फिर पढ़ी थी. 6th 7th से मैं जोग्राफी पढ़ी थी, बिकॉज मेरा 11th 12th में जोग्राफी नहीं था. सो आई रेड एवरीथिंग वंस. अभी तो ऑनलाइन भी आपको खरीदने का भी जरूरत नहीं है, आप एक बार उसको पढ़ो, रीड इट वंस और ट्वाइस, आपको बहुत चीज़ ऑलरेडी पता होगा. सो यू डोंट नीड टू रीड इट 10 times अगेन. बट आई विल रिकमेंड रीड इट, बट डोंट मेक दैट जस्ट. मैंने 1-2 सब्जेक्ट में ही NCERT को अपना रेफरेंस बुक, जैसे जोग्राफी में ही NCERT रखा मैंने, बाकी किसी में भी NCERT नेवर बिकेम माई फाइनल नोट के लिए. NCERT इज़ गुड फॉर फाउंडेशन. अगर आप पहली बार पढ़ना शुरू करो, NCERT इज़ अ मस्ट. इट्स मस्ट बिकॉज सब पढ़ के आए होंगे. अगर एंड प्रीलिम्स में आई रिमेंबर क्लास 8th का एक NCERT है हिस्ट्री का. अगर आप उसका पिक्चर्स के नीचे डिस्क्रिप्शंस पढ़ोगे, मुझे हर साल एक क्वेश्चन मिलता था, तो मैं 23-24 दोनों में पूरा NCERT में सिर्फ पिक्चर का डिस्क्रिप्शन पढ़ के गई, एंड दोनों अटेम्प्ट में मुझे 2 प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिल गया उसमें. सो दैट्स क्लास. ये मैंने रिसर्च कर करके निकाला कि ये ऑब्सक्योर हिस्ट्री क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे, कहीं से तो ला रहे होंगे वो. तब मुझे NCERT में अगेन ये बेनिफिट हुआ क्योंकि मैं NCERT पढ़ी थी. मैंने एक क्वेश्चन देखा, मुझे याद था ये 8th में देखा था मैंने NCERT, देन आई वेंट बैक, कन्फर्म्ड सही था. तो उसकी वजह से मैं 2-3 क्वेश्चन रोज हर प्रीलिम्स में प्रिडिक्ट कर पा रही थी. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग NCERT इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज गवर्नमेंट थोड़ा NCERT को स्टिक करता है. वही बिकॉज आप सोचो, आप भुवनेश्वर से पढ़ रहे हो, आपके पास बहुत रिसोर्सेज है, बट मेनी पीपल जो पढ़ रहे हैं दे माइट बी स्टडिंग फ्रॉम वेरी दूर, मतलब फ्रॉम नॉट वेरी डेवलप्ड एरियाज. उनके लिए इतना सारा रिसोर्स लाना ईजी नहीं है. तो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैव टू ऑल्सो थिंक ऑफ पीपल ऑल अक्रॉस इंडिया. सो इसलिए आप हमेशा NCERT पढ़ो, क्योंकि वो लोग भी NCERT पढ़ेंगे. रीड करो, उस पर नोट्स आगे, आपको कितना बार उसको फाइनल बनाना है नहीं, वो आपका चॉइस है. मैंने जैसे ज्योग्राफी के लिए बनाया, आप चूज़ कर सकते हो. अगर आपको GC लॉन्ग पसंद है आप उसको बना सकते हो. आई चूज टू डू इट. सो NCERTs आई विल से आर इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के लिए एंड बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज के लिए. एनी अदर डाउट्स? यस. हाँ, वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ. NCERT से आई प्रेफर आप नोट, अनलेस 1-liner ले रहे हो, नोट्स मत बनाओ, क्योंकि वो बहुत बेसिक लगेगा आपको थोड़ी देर बाद. आप जब हायर बुक्स पढ़ने लगोगे, आप एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, 11th 12th NCERT पॉलिटी विल सीम वेरी बेसिक. आपको लगेगा इसमें क्या नोट बनाओ. तो दैट आई विल कवर अभी नोट मेकिंग में. लेट मी गो टू नोट मेकिंग. उसमें आई थिंक बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. CSAT आई विल टेल यू आफ्टर दिस. आप मुझे एक बार याद दिला देना, बिकॉज अभी मैं मेन स्ट्रैटेजी में जा रही हूँ. मैं CSAT लास्ट में कवर कर लूँगी. जस्ट रिमाइंड मी अगेन इन केस आई फॉरगेट. सो आपके नोट्स यूजुअली 2 तरह के बनते हैं. एक होता है मटेरियल नोट्स या सोर्सेज, जो वो वाला है. आप चाहे तो इससे और छोटा नोट्स बना सकते हो, नहीं तो आप प्राइमरी सोर्स भी पढ़ सकते हो. मैं जैसे अगर ज्योग्राफी का NCERT पढ़ रही हूँ, मैं उससे और नोट नहीं बनाती थी. मैं NCERT डायरेक्ट ही बुक्स पढ़ती थी, उसी में ही लिखती थी जो लिखना है.
सो मोस्ट केसेस में बुक्स को ही रेफर करती थी. आई डेंट मेक बिकॉज मुझे इतना एफर्ट डालना पसंद नहीं था तो मैं नहीं करती थी. अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हो. सेकेंड इज क्विक रिविजन नोट. इसका मैं एक सैम्पल आपको दिखाऊंगी. ये बनेगा आपका प्रीलिम्स के बाद और ये सबका अलग अलग बनेगा बिकॉज ये सिर्फ फैक्ट लोडेड है. आप जब आंसर लिख रहे हो आपको मार्क मिलेगा अगर आप फैक्ट लिख रहे हो. तो ये क्विक रिविजन नोट्स जो है वो आपका प्रीलिम्स के बाद बनेगा बिकॉज अगर अभी आप बनाओगे तो तब तक आउटडेटेड हो जाएगा, वो डेटा पुराना हो जाएगा. डेटा लेटेस्ट लिखना होता है. तो मैंने जो लास्ट ईयर बनाया अभी विद इन आफ्टर मेंस खत्म हुआ, उसका रिलेवेंस भी खत्म हो गया बिकॉज सारा डेटा आउटडेटेड है. आप इस साल उसको लिख ही नहीं सकते हो. बट आई विल टेल यू कैसे वो बनता है. तो आप वैसे हर साल आपको बनाना पड़ेगा अपने मेंस के लिए. तो ये इंपॉर्टेंट है. ये आपका मेन है, आपको ये तो पढ़ के याद रहेगा. हाँ, आप जो पूछ रहे थे रिगार्डिंग नोट मेकिंग, कितना रीडिंग के बाद नोट बनाना है. आई विल रिकमेंड ऑलवेज 3 रीडिंग्स. 3 रीडिंग मिनिमम, उसके बाद ही नोट बनाना. पहला रीडिंग में आप सिर्फ पढ़ो, डोंट डिस्क्रिमिनेट कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं है. जस्ट रीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट कंटेंट. चाहे एनसीईआरटी हो, लक्ष्मीकांत हो, एनी इवन क्लासरूम का तो आपको पढ़ाया जाएगा, कोर्स मटेरियल, एनीथिंग, रीड इट वंस. सेकेंड रीडिंग में आप फिगर आउट करो कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है. सो बहुत सारा चीज़ आपको, आई थिंक लेट्स से आपका, लेट मी डू वन एनालिसिस. लेट्स से आपका मटेरियल है 100%. ये आपका पूरा पढ़ना है आपको, कोई भी सोर्स का. आप एक बार पढ़े, आप पढ़ लिए 100%. आप नेक्स्ट रीडिंग करोगे टू फिगर आउट इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है. आपको लगा 20% तो इस गार्बेज, इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉट एट ऑल रेलेवेंट टू माइंड, वो मुझे ज़रूरत नहीं है. थर्ड आप जब रीडिंग करोगे उसमें आप रियलाइज करोगे कि ये जो 80% है उसमें से मुझे याद कितना रह रहा है. आप देखोगे, आप थर्ड रीडिंग आओगे, आपको ऑलमोस्ट 10%, मतलब ऑलमोस्ट 80 से 70% आपको, ऑलमोस्ट 10% आपको याद रह जाएगा बिकॉज आप इतना बार पढ़ चुके हो. अगर मैं भी आपको आर्टिकल 14 बोलूँगी, आपको एक्चुअली वापस पढ़ने की जरूरत नहीं, यू विल रिमेंबर इट बाय हार्ट. आपको सारा डीपीएसपी ये सब याद हो जाएगा पढ़ के. सो आप एक्चुअल नोट बनाओगे 70% का, जो आपको याद नहीं रहता है. सो इसलिए मैं 3 रीडिंग्स बोलती हूँ. फर्स्ट रीडिंग टू अंडरस्टैंड, सेकंड रीडिंग की इंपॉर्टेंट क्या है पता लगाने के लिए, थर्ड रीडिंग की इस सब में से याद क्या रह रहा है आपको. एंड बिकॉज आपको हर पर्सन को अलग अलग चीज़ याद रहेगा, आपका 70% अलग रहेगा. अगर कोई चैप्टर में ABCD 4 टॉपिक्स है, मुझे हो सकता है ए बहुत अच्छे से याद रह रहा है कि मुझे नोट बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, मेरे माइंड में वो ऑलरेडी इम्प्रिंटेड है, मुझे सिर्फ BCD का नोट बनाना है. आपको हो सकता है कि बी अच्छे से याद रह रहा है तो आपको ACD का नोट बनाना पड़ेगा. इसलिए मैं बोल रही हूँ नोट सबका अलग रहता है बिकॉज आपको जो नेचुरली याद रहेगा मुझे शायद याद नहीं रहेगा, जो मुझे नेचुरली याद रहेगा आपको याद नहीं रहेगा. तो इसलिए मैं 3 रीडिंग्स बोलती हूँ. आप 3 रीडिंग करोगे तो आप समझोगे क्या आपको याद रह रहा है, क्या याद नहीं रह रहा है, और इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है. ये जो सेकंड स्टेप है आपको PYQ से पता चलेगा, इसमें से पूछा क्या जा रहा है. दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट. सो दैट्स वाई ऑलवेज 3 रीडिंग्स ऑफ मटेरियल. उसके बियॉन्ड, उसके ज़्यादा आप पढ़ो तो एनीवे आप उसके बियॉन्ड भी पढ़ते रहोगे. ये नोट को आपको ऑलमोस्ट 10-12 टाइम्स तो पढ़ना ही पड़ेगा. आपको याद भी हो जाएगा, बाय वर्ड याद हो जाता है. और ये सब आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, एग्जाम के बाद सब भूल जाते हैं. सो दैट इज़ ओके, बस एग्जाम के लिए याद रखना है आपको. डोंट ट्राई टू रिमेंबर लॉन्ग टर्म, वो बहुत मुश्किल है. ये मेरा एक क्विक रिवीजन नोट था, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी. ये आप ओवरऑल पेज देखोगे तो ऐसे पूरा फील्ड. ये मेरा एक इकोनॉमी के लिए मैंने डेटा एट अ ग्लांस बनाया था. ये मेरा प्रीलिम्स के बाद बना था मेंस के लिए. तो आप देखोगे ये सब में मैंने ऐसा हर एक का ऑलमोस्ट मैंने बनाया था डेटा एंड फैक्ट्स का. ये सब इस साल विल बी रेलेवेंट बिकॉज सब पुराना डेटा हो चुका है. अगर आप, मैं नेक्स्ट जाती हूँ डिटेल में. ये एक इम्पॉर्टेंट व्हाट आई यूज टू डू इज़, ये उसका जूम्ड इन वर्जन है, वही का मैंने स्प्लिट कर दिया. तो आप अगर ये देखोगे इसमें क्या क्या मैंने लिखा है, आप देखो. सबसे पहला इज़ दिस विच इज़ अ फैक्ट. गिग इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड टू 2.35 करोड़ बाय 2030. आप कोई भी डेटा लिख रहे हो हमेशा उसका सोर्स लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपको क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगा. मैं कुछ बोल रही हूँ नोबडी केयर्स, बट नीति आयोग कुछ बोल रहा है एवरीबडी केयर्स. सो इसीलिए राइट द सोर्स. तो ब्रैकेट में ही आप सोर्स लिख दो, डोंट राइट अकॉर्डिंग टू सोर्स, बस लिख दो फैक्ट बाय ब्रैकेट में, ये वैसे लिख दो. तो एक हो गया आपका फैक्ट. नोट में मेरा एक फैक्ट रहता था, लेट मी कम दिस साइड, आई थिंक इट विल बी बेटर. तो एक रहेगा आपका फैक्ट, तो ये मेरा फैक्ट हो गया. तो आपके नोट्स में फैक्ट होने चाहिए. सेकेंड होगा आपका, ये बहुत सारा फैक्ट ऐसा होगा बिकॉज अपडेट होते रह रहा है, आपको चेंज करने पड़ेंगे आपके फैक्ट, वो रेलेवेंट नहीं रहेगा. ये मैंने सबसे पहले लिखा था, MSMEs कॉन्ट्रीब्यूट 30% ऑफ GDP एंड 45.7% ऑफ एक्सपोर्ट. अब मैंने जब पहले ये लिखा था वो डेटा ठीक था, फिर नया डेटा आया 1-2 महीने बाद बिफोर मेंस, मैंने फिर उसको काट के ऊपर करेक्ट किया कि 29.1%, ऑलमोस्ट उतना है. आई वेंट टू दैट एक्सट्रीम कि मैं पॉइंट तक याद रखती थी, एटलीस्ट 1 डेसिमल पॉइंट. तो 29.1. एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 30 कर सकते हो, बट आई फेल्ट आप
अगर कोई 30 लिखा है, कोई 29 लिखा है, मार्क 29 वाले को थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है ना, उसने इतना याद रखा है, मतलब 29 तक याद रखा है, उसने राउंड ऑफ नहीं किया, इसलिए मैं याद करती थी। सिमिलरली एंड ये आप देखोगे दोनों में सोर्स अलग अलग है। सो ये पहला वाला मैंने PIB मतलब ये PIB ऑनलाइन जो वेबसाइट है गवर्नमेंट का, वहाँ से लिया था, एंड ये था ESI इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से। सो मैंने दोनों का सोर्स लिखा है, तो अगर मैं कोई भी यूज़ कर रही हूँ आई राइट बोथ, बिकॉज मैं ये दिखाएगा ना मैंने PIB भी पढ़ा है, ESI भी पढ़ा है, आपका सोर्सेज वो एग्जामिनर को बता रहा है आपने कितना पढ़ा है, एंड आप जितना दिखा पा रहे हो कि मैंने इतना पढ़ा है उतना आपको मार्क मिलेगा। तो दैट इज़ वाई रिवाइज्ड फैक्ट, आपको बहुत सारा फैक्ट अपना रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं काट कैसे, एंड बहुत सारा आप मेरा नोट में बाद में देखोगे मैंने फैक्ट करेक्ट भी नहीं किया क्योंकि मुझे याद था। मान लो मैंने कहीं आई रिमेंबर, मान लीजिए ये डेटा 11 करोड़ गलत निकलता है, कहीं और मुझे मान लो मिल जाता है 13 करोड़, आई विल समटाइम्स नॉट कट इट बिकॉज मुझे याद रहेगा हाँ 13 तो था और आई वॉज लेजी, तो मैं कट नहीं करूँगी, ये 11 छोड़ दूंगी। अब बिकॉज ये मेरा नोट है, मुझे अच्छे से याद है कि ये गलत फैक्ट है, ये 13 ऊपर आएगा, बट अगर आप मेरा पढ़ोगे आपको लगेगा 11 सही है। इसलिए मैं बोलती हूँ नोट हमेशा अपना रखो, बिकॉज बहुत लोग अपने हिसाब से करते हैं। मैं बहुत सारा अपना फैक्ट करेक्ट नहीं करती थी क्योंकि मुझे याद रह जाता था, ये मैंने किया था बिकॉज ये डेसिमल में था तो मैं भूल जाऊंगी करके। इसलिए आई ऑलवेज से नोट हमेशा खुद का करो। मैं दूसरे का अगर देखती भी थी खुद वेरीफाई करती थी वो सही है कि नहीं, जस्ट टू बी श्योर। थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट इज अ डायग्राम, डायग्राम से आपको मार्क मिलेगा। तो ये आप देखोगे GST कलेक्शंस, तो ये था कि अगर GST रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, मेरे पास ये सारा डेटा है, इसको फिट करना है वो आंसर में कैसे तैसे करके। सो एक है GST कलेक्शंस, ये डायग्राम मैंने एक्चुअल पेपर में भी बनाया था कहीं ना कहीं, आई थिंक GST आया था कहीं पे, तो ऐसे एक डायग्राम बना दिया था बस। सो दिस इज़ अ गुड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। वो एग्जामिनर डेटा पढ़ पढ़ के या इस तरह का पढ़ के बोर हो जाएंगे वो, तो आपको उनको थोड़ा डायग्राम देना पड़ेगा। तो GST में कुछ भी, यहाँ मैंने PIB ऊपर लिख दिया कि ये सब कुछ मैंने PIB से लिया है। PIB इज़ अ गवर्नमेंट वेबसाइट, सो यू कैन राइट इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है आपका कीवर्ड्स, मैं ये भी लिखती थी। सो बहुत सारा आपको टॉपिक में देखोगे कीवर्ड्स आएंगे जो आपको वो आंसर में लिखना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेटा है 90% ई वेस्ट हैंडल्ड बाय इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। हमारा जो 90% हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर दिखता है इंडिया में, फॉर्मली नहीं है वो, विच इज़ अ बिग इशू बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर में उसका अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। अब अगर कभी भी ई वेस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं ये 3-4 वर्ड्स हमेशा लिखूंगी, विच इज़ फर्स्ट इज राइट टू रिपेयर, ये आप पढ़ोगे बाद में आएगा, प्लान्ड ऑब्सोलेंस, EPR। तो ये सब जो 3 वर्ड्स है, कुछ भी आएगा रिलेटेड ई वेस्ट आई विल राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे GST में, ये आपको शायद थोड़ा आइडिया होगा अगर इकोनॉमी हो गया ऑलरेडी। GST में आप GSTN लिखोगे, आप लिखोगे कि कितने टैक्सेस सबमर्ज्ड हो गए हैं, 17 टैक्सेस वर सबमर्ज्ड। देन यूल राइट NAPA, उसका जो एंटी प्रॉफिटियरिंग एक अथॉरिटी होता है जो GST के रिलेटेड होता है। फिर GST को गुड एंड सिंपल टैक्स भी बोला जाता है, ये सब फ्रेजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई यूज टू राइट दिस। सो आप इस तरह का नोट हर जगह बनाओगे। तो आप ये देखो मैंने यहाँ तक ये भी याद किया था उस टाइम में, 29% सर्विसेज में, मतलब परसेंटेज कितना पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, कहीं ना कहीं आता है। तो मैंने बहुत अलग अलग सोर्सेज यूज़ किया था, रेफर टू PLFSP किया था, NFHS, IMF। आप देखोगे आई प्रेफर्ड यूजिंग गवर्नमेंट सोर्सेज, आई प्रेफर्ड यूजिंग इंटरनेशनल सोर्सेज जिसका क्रेडिबिलिटी हो। आई हैव ऑलवेज सीन कि लोग बहुत सारा डेटा यूज़ करते हैं बट सोर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। अगर आप रॉन्ग सोर्स कोट कर रहे हो बहुत प्रॉब्लम होगा, बिकॉज द एग्जामिनर विल थिंक कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट नहीं है क्या। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ऑलवेज बी श्योर ऑफ योर सोर्सेज, माइंड द सोर्स आप कहाँ से ले रहे हो। गवर्नमेंट यूजुअली यू कैन राइट, नो इशू, बिकॉज आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, यू हैव टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट सोर्सेज। बाकी सब जो है इंटरनेशनल, वो सब में थोड़ा आप केयरफुली लो जो ठीक लगता है आपको लेने के लिए। बीच में वर्ल्ड बैंक का थोड़ा इश्यूज हुआ, सो आई प्रेफर्ड नॉट टेकिंग वर्ल्ड बैंक का डेटा, स्पेशली रिगार्डिंग इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज़ कंटेस्टेड वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है। बहुत सारा आप पढ़ोगे इंडिया का, मेनी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैव बीन क्वेश्चन बाय इंडिया। तो अगर आप ऐसा रिपोर्ट कोट कर रहे हो थोड़ा केयरफुली करो। आई प्रेफर्ड नॉट कोटिंग बिकॉज इंडिया में उसको क्रिटिसिज्म है उस रिपोर्ट का, एंड देयर आर जेन्युइन क्रिटिसिज्म अगर आप पढ़ोगे। सो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट सोर्सेज यू रेफर टू। सो ब्रॉडली आपका इस तरह का हर सब्जेक्ट का बनेगा। तो आई विल शो यू अगेन, इट लुक्ड लाइक दिस पूरा। तो आप देखोगे GST में मेरा ये सारा इतना तक डेटा मुझे याद था, और ये वाला डेटा आप देखोगे मैंने कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मिल्क पे 0% GST लगता है स्किम्ड मिल्क पाउडर में 5%। मतलब अगर आप प्रोसेस कर रहे हो कोई मिल्क प्रोडक्ट को, आपको ज़्यादा GST लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो छोटे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं
उनको प्रोसेस करने पे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है. सो इट्स डिस्करेजिंग ग्रेटर प्रोडक्शन, बिकॉज आप सिर्फ मिल्क बेच रहे हो, आपको कुछ जीएसटी नहीं देना पड़ता. सो ये अगर आता, अगर क्रिटिसिज्म ऑफ जीएसटी में आता, तो आपको फैक्ट दोनों प्लस माइनस दोनों रखना है. ये सब मेरा ऑलमोस्ट प्लस में जाएगा, क्या बेनिफिट हुआ है जीएसटी का. अगर पूछते प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों प्रॉब्लम होगा बहुत. तो एक तो ईएसी पीएम उन्होंने ही खुद बोला है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक प्रॉब्लम हाईलाइट किया है. सो आपको हर इश्यूज़ का प्लस माइनस दोनों रखना चाहिए, बिकॉज आपको पता नहीं आपको कौन सा साइड बोलने के लिए. सो ऑलवेज बी बोथ साइड्स. ब्रॉडली आपको बेस्ड ऑन फैक्ट आप डिसाइड करोगे आपको कौन सा साइड जाना है अल्टीमेटली, पॉजिटिव कि नेगेटिव. तो ये हो गया फैक्ट. देन हाँ, नोट मेकिंग का सर्टन थिंग्स दैट आई थिंक यू शुड कीप इन माइंड इज फर्स्ट, नोट्स आर पर्सनलाइज्ड. ये मैंने जो बोला आपको कि हर एक पर्सन को अलग अलग चीज़ याद रहता है, इसलिए इट्स पर्सनलाइज. मेरा स्ट्रेंथ अलग है, आपका स्ट्रेंथ अलग है, मेरा वीकनेस अलग है, आपका वीकनेस अलग है. मुझे जो चीज़ इजीली याद रहेगा, फैक्ट्स आप शायद याद नहीं रख पाओ, और आपको जो इजीली याद रहता है शायद मुझे बहुत स्ट्रगल लगे उसको याद करने में. तो इसलिए आप देखोगे नोट्स अपने हिसाब से आप बनाओ, आपको जो कन्वीनियंट लगता है, आपको जो याद रहता है. आई हैव ऑफन फाउंड कि मैं इन द बिगिनिंग मुझे नंबर्स में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता था, इतना फैक्ट कैसे याद रखूं. ओवर टाइम आई बिकेम कंफर्टेबल विद नंबर्स. तो धीरे धीरे आप देखोगे मैंने नंबर्स कम लिखना शुरू कर दिया, बिकॉज मुझे याद रह जा रहा था. धीरे धीरे इसलिए नोट्स भी चेंज होने लगेंगे, आपका हर एक अटेम्प्ट में अलग नोट बनेगा. सो ट्राई करो आप ऑफकोर्स कि यू शुडंट हैव टू मेक अ नोट फॉर एवरी अटेम्प्ट, यू शुड गेट थ्रू एक ही अटेम्प्ट में. बट द पॉइंट इज कि पर्सनलाइज्ड बनाओगे तभी आपका होगा. आप अपना स्ट्रेंथ देखो, अपना वीकनेस देखो, डोंट लुक एट अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. सेकेंड इंपॉर्टेंट, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ इंटरकनेक्टिंग टॉपिक्स, जो लोग नहीं करते हैं बहुत टाइम, बट यही सबको मार्क मिलता है. अगर मान लो आपको इकोनॉमी में पूछा है कुछ, मान लो ये जीएसटी पे आपको कुछ पूछा है, आपको इसमें पॉलिटी का नॉलेज लाना चाहिए. मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल, आपका इंट्रोडक्शन कुड भी अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था. तो आपने यहाँ देखा पॉलिटी को इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया. सो दे विल थिंक आप साइलोड नहीं सोच रहे हो, आप एक बॉक्स में नहीं सोच रहे हो, आप अलग अलग जगह से सोच पा रहे हो, अलग टॉपिक्स रिलेट कर पा रहे हो. आपको मान लो कुछ पूछे GS2 में कुछ भी पॉलिटी रिलेटेड, अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से कुछ कनेक्शन लग रहा है आप लगा दो, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स. तो इंटरकनेक्ट टॉपिक्स, इसके लिए भी आपको बैठ के सोचना पड़ेगा इसके साथ मैं क्या क्या कनेक्ट कर सकता हूँ. सर्टन टॉपिक्स जो बहुत पूछा जाता है, यू शुड बी प्री प्रिपेयर्ड. लाइक जीएसटी इज़ अ वेरी वेल नोन टॉपिक, यू शुड बी प्रिपेयर्ड. इसमें अगर पूछा गया है तो मैं क्या क्या कनेक्ट टॉपिक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सिमिलरली सर्टन टॉपिक्स लाइक फेडरलिज्म इन पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आते हैं. फेडरलिज्म पे आपको सोचना चाहिए इसको और क्या क्या एंगल्स में ला सकती हूँ. लाइक दैट यू शुड थिंक ऑफ इंटरकनेक्टिंग टॉपिक्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज फैक्ट एंड डायग्राम. दिस गोज विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, ये करना ही पड़ेगा तभी मार्क मिलेगा. सेकंड अटेम्प्ट मैंने जो लिखा ना मैंने फैक्ट डाला था ना डायग्राम डाला था, इसलिए मेरा हो गया बट मार्क अच्छा नहीं आया. सो अगर आपको एक बार में जाना आपको फैक्ट डायग्राम डालना होगा, इसलिए आपने वो क्विक रिवीजन में देखा होगा मेरा डायग्राम और फैक्ट्स बहुत थे. सो फोकस ऑन फैक्ट्स. और ये फैक्ट कैसे, आपको फैक्ट तो मैं बता दी अलग अलग सोर्सेज से आप देखो. डायग्राम्स आपको खुद तो नेट पे मिल जाएगा, कुछ आपको खुद बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर एक बार कभी हुआ था, ये मैं खुद बैठ के सोच के बनाई थी, तो आपको वैसे भी करना होगा. सोशल जस्टिस में आपका एक टॉपिक आता है आई थिंक पॉवर्टी रिडक्शन, वो बीच में कहीं ना कहीं आता है. तो आई वॉज लाइक कि पॉवर्टी रिडक्शन में कुछ ना कुछ तो पूछेंगे लग रहा था मुझे, और ये डायग्राम मैं एक्चुअली बना के आई हूँ आई थिंक पेपर में. अभी देखने से बहुत बच्चे जैसा लगेगा बट वहाँ पे अच्छा लगता है. सो क्या होगा कि डायग्राम में पॉवर्टी रिडक्शन का आपको कुछ मेथड बताना है. तो व्हाट आई वांटेड टू डू वाज आई मेड अ क्लाउड लाइक दैट. आई रोट पॉवर्टी रिडक्शन यहाँ अंदर, ठीक है. यहाँ पे मैंने नीचे सीढ़ी बना दिया. हर एक लैडर पे आई रोट कि यहाँ पे मान लो बेसिक नीड्स आप दोगे सबसे पहले, फिर उनका इकोनॉमिक नीड्स देखो, यहाँ पे होगा बेसिक मतलब इकोनॉमिक, यहाँ पे होगा फिर सोशल, यहाँ पे आएगा उनका बाकी जो इन अ वे लाइक मैस्लोज हायरार्की जो होता है उसको मॉडिफाई करके मैंने यहाँ बनाया. तो जब मैंने ये डायग्राम बनाया देन आई रोट आप जैसे ऊपर जाओगे आपका पॉवर्टी रिडक्शन होता रहेगा. सो एज यू क्लाइंब ईच स्टेप आप फाइनली यू रीच द क्लाउड ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन. दिस एक्चुअली आप अभी बैठ के देखोगे लगेगा क्लास 2 का कोई बच्चा डायग्राम बनाया है, बिकॉज इट इज़ लाइक दैट. बट वहाँ पे मेनी पीपल विल नॉट ड्रॉ डायग्राम, एंड दिस बिकॉज इट इज़ सिंपल, इट इज़ अपीलिंग, इट इज़ जस्ट दैट.
तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इतना बड़े हो गए हैं, ये क्या डायग्राम बनाना है, ये तो बच्चे करते हैं, बट यही मार्क मिलेगा आपको, बिकॉज दिस शोज कि आपने बैठ के एक डायग्राम बनाया, सोचा है इसके ऊपर. एंड आई एम टेलिंग यू, आप जब कुछ लिख रहे हो, आप अल्टीमेटली व्हेन यू गेट सिलेक्टेड यू विल बी वर्किंग फॉर द पीपल. यू कांट थिंक फ्रॉम योर हाई लेवल. लोगों के लेवल को जाकर सोचना होगा. इट माइट बी हायर देन यू, इट माइट बी लोअर देन यू. तो आप अपना नॉलेज अपने पास रखो, बट उसको ट्रांसलेट करना आना चाहिए ताकि लोग समझ पाए. इसीलिए डायग्राम्स ये मैंने खुद बैठ के सोचा था कि हाउ कैन आई शो इट, किस तरह मैं दिखाऊं, वैसे करके. नहीं तो आप और एक चीज़ भी कर सकते हो, पॉवर्टी रिडक्शन डायग्राम. नेट पे आप सर्च कर दो, इमेजेस टैब में जाओ, आपको बहुत सारा इमेजेस मिलेगा. 2-3 इमेजेस देखो, मर्ज करके खुद का एक बनाओ, उसमें आइडिएशन भी मिलता है. अब तो चैट जीपीटी भी है, आप चैट जीपीटी को भी कर सकते हो. सो डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट. आपको ये खुद बैठ के आइडिएट करना होगा हाउ टू मेक डायग्राम्स. हाँ, लास्ट ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीड, रिटेन, रिकॉल. ये बहुत होगा कि आप नोट बना दोगे बट पढ़ोगे कभी नहीं उस नोट को. बना के एक बहुत सुंदर नोट है, इट्स लाइक वेरी गुड टू बी इन अ म्यूजियम. अच्छा दिखेगा, बहुत सुंदर होगा. आई हैव सीन मेनी पीपल यूज कलर्स ऑल्सो मेकिंग नोट्स. नॉट नथिंग अगेंस्ट इट, बट पढ़ना बहुत ज़रूरी है नोट्स. तो आप हमेशा नोट्स को पढ़ना, उसमें से आपको देखना है. इट्स इंपॉर्टेंट टू रिटेन. आप नोट बनाया, आपको याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज ये होगा कि आप पढ़ रहे हो बट एग्जाम में जब लिखना है आप भूल जा रहे हो, कुछ याद नहीं आ रहा है कि इसमें से एग्जाम टाइम में आप टेंशन में भूल जा रहे हो. देन आप जो भी पढ़े हो ना उसका कोई पॉइंट नहीं है. आई एम टेलिंग यू, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो इट्स एज गुड एज नॉट हैविंग रेड, बिकॉज एग्जामिनर को पता नहीं आपने कितना पढ़ा है. उस एग्जामिनर को वही फर्क पड़ता है आपने लिख के क्या दिया है उनके सामने. इसलिए आप जितना पढ़ोगे उतना रिटेन करोगे. और रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइम में. ऐसे बहुत होगा मैं पढ़ूंगी 100%, मुझे याद वहाँ पे 40-50 रहेगा. जब ये इशू होने लगा, मैं बहुत बार पढ़ रही थी कि याद रहे कि मैं उस टाइम टेंशन में याद कर पाऊँ. धीरे धीरे मेरा रिटेंशन 80-90 गया. 100% रिटेंशन बहुत मुश्किल है, वहाँ टेंशन में आप भूल ही जाओगे. बट 80-90% रिटेंशन होना चाहिए आप जो पढ़ रहे हो. यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस वहाँ टेंशन में भी. ऑलवेज रीड, रिटेन एंड रिकॉल, ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज आप जितना भी पढ़ रहे हो, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट नॉलेज. द एग्जामिनर विल नॉट केयर अगर आपको जितना भी आता है इफ यू आर नॉट एबल टू राइट. So that's why always keep reading, retaining and recalling what you're reading. Now regarding, we'll go to answer writing. उसके पहले note making में कुछ doubt है anything? Because answer writing is a very different thing. Release one to 5 questions, once will go 1 question daily basis. हाँ, so this I've been shown. यहाँ पे एक daily class test I think you're given ना, आपको prelims और mains का मिलता है. ये आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा. डेली आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे टाइम में सिर्फ मेंस के लिए होता था, अब सबके लिए हो रहा है. सो दैट्स वेरी गुड. राइट एंड गेट इट करेक्टेड, बिकॉज आप जब आंसर राइटिंग में आप देखोगे, आप जितना आंसर लिखोगे आपका थिंकिंग स्पीड बढ़ेगा. जितना थिंकिंग स्पीड बढ़ेगा उतना आप फाइनल में लिख पाओगे. इसलिए आप जितना डेली लिख सकते हो ट्राई करो लिखने का. एंड पॉसिबल तो ऑफकोर्स इट्स गुड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन उठा, खुद भी बना सकते हो क्वेश्चन. मैंने बहुत क्वेश्चन खुद भी बनाए हैं लिखने के लिए. सो ऑल ऑफ दैट विल कम टू आंसर राइटिंग. आपका नोट मेकिंग में कुछ डाउट है? थिंक फॉर 30 सेकेंड्स. कुछ याद आ रहा है? अभी इतना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया होगा आपके लिए, तो आप सोचो कुछ डाउट आ रहा है नोट मेकिंग कैसे क्या बनाना है, कुछ इश्यूज आ रहा है, एनीथिंग? ऐसे के लिए नोट अगर बनाना है, ऑनलाइन पूछ रहे हैं. मैं ऐसे के लिए अगर नोट बनाना है, मैं सिर्फ स्टोरीज़ का ही नोट बनाती थी, बिकॉज लिखने में इशू नहीं रहता था. आई हैड एन इशू कि एविडेंस क्या दूँ ऐसे में, बिकॉज आप कोई भी ऐसे राइटिंग कर रहे हो, वो मैं आऊँगी आंसर में. यूजुअली आपको एक एजर्शन बनाना पड़ता है कि मेरा पॉइंट ये है, पॉइंट को सब्सटैंशिएट. ये ऐसे में ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सबसे पहले लिखोगे ऐसे में आप बोलना क्या चाहते हो, फर्स्ट लाइन एक पैराग्राफ में. सेकेंड लाइन विल बी कि ये पॉइंट जो मैं बोलना चाहती हूँ उसका एविडेंस क्या है, व्हाट एम आई यूजिंग टू सपोर्ट दिस. एंड थर्ड विल बी कंक्लूडिंग लाइन. ये हर एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर रहता है. तो मैं हमेशा एविडेंस कलेक्ट करती थी. हाउ आई यूज टू कलेक्ट, अगेन जो सोर्सेज सब दिए वो होता था, अदरवाइज गवर्नमेंट, या फिर अदरवाइज आई यूज टू इवन गो फॉर टॉपर आंसर स्क्रिप्ट. एथिक्स का वो मैच होने लगता है, GS4 का और इसका ऐसे. आई यूज टू मेनी टाइम्स ऑल्सो रीड लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स. लाइक आपको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है. अब जिस नेट में जाओ, गुड रीड्स करके एक वेबसाइट आता है, यू कैन जस्ट राइट एनी बुक, नॉन फिक्शन प्रेफरेबली, फिक्शन इज़ नॉट अप्रिशिएटेड. नॉन फिक्शन आप लिखो एंड उसका लिखो कोट्स. तो आप वो बुक से कोट उठा के लिख दो. मेनी टाइम्स आपको वो कोट समझ आ जाएगा. इट्स ओके इफ़ यू डोंट वांट टू रीड द होल बुक. आई रिमेंबर मेरे घर में भी ऐसे 2-3 बुक्स थे नॉन फिक्शन. मैं उसको उठा के बस फ्लिप थ्रू करती थी, अच्छा कोट कहीं लगता था उठा के लिख देती थी. सो दैट वाज आल्सो गुड. इट्स बिकॉज आपके पास अभी टाइम नहीं होगा टू रीड द होल बुक. सो जो आप पढ़ नहीं पा रहे हो पूरा, यू डू दैट. आई रिमेंबर some books I read, for example out of interest I got हमारे जो डॉक्टर S. जयशंकर, he has written a book
द इंडिया वे, मैं वो लाई थी जब पब्लिश हुआ था, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट आई रेड इट, एंड आफ्टर आई रेड इट आई टुक अ लॉट ऑफ लाइन्स फ्रॉम दैट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट. आप उनका लाइन डायरेक्ट लिख सकते हो, एंड ही राइट्स वेरी वेल, सो यू कैन टेक हिज लाइन्स डायरेक्टली एंड राइट इट इन योर इंटरनेशनल रिलेशन. आपको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा, बिकॉज समबडी इज राइटिंग दैट आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. वो बहुत हाई लेवल ऑफ थिंकिंग है. सो दैट आई यूज टू रीड दोज बुक्स. आई वुड समटाइम्स इवन गो ऑन नेट. There are very popular books like Why Nations Fail, Harari. There are many books like authors होते हैं. आप वो नेट पे, you don't need to read everything. आप बस नेट पे सर्च करो, उनके कोट्स मिल जाएंगे, वो लिख दो. जो आपको इंटरेस्ट लगता है वो पढ़ के आप कोट करो. ऐसे के लिए प्राइमरीली दैट, अदर देन दैट ऐसे में और कुछ नहीं, यही नोट्स प्राइमरली. आप अपना लोकल स्टोरीज भी लिख सकते हो. अगर आपको कोई फोकटेल पता है ओडिशा का, आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू रीजनल फोकटेल्स ऑफ ओडिशा. आप, एंड बिकॉज फोकटेल्स का कोई प्रूफ नहीं है, आपके दादी ने भी आपको कोई स्टोरी बोला है, वो आप लिख सकते हो एज पर रीजनल फोकटेल्स. वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आपको रीजनल फोकटेल्स पता है. तो दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस. मूवीज़ भी कोट कर सकते हैं आप, बुक्स भी कर सकते हो, बट मूवी थोड़ा अच्छा वाला कोट करना. डोंट कोट फिल्म्स लाइक एनिमल एंड ऑल ऑफ दैट, चाहे जितना भी अच्छा आपको लगे उसका कोट. कंट्रोवर्शियल फिल्म से दूर रहना आप, अच्छा फिल्म. और इसलिए फिल्म्स थोड़ा मना करते हैं, बिकॉज मुश्किल है जानना वो जो पढ़ रहा है उनको वो मूवी पसंद आया कि नहीं. व्हाट इफ ही हेट्स दैट मूवी एंड यू लव दैट मूवी, सो इट्स प्रॉब्लमैटिक नो. सो मूवीज अवॉइड करो. इफेक्टिवली फैक्ट्स एंड टू लुक एट सो मेनी थिंग्स. PYQ एनालिसिस कोई पूछ रहे हैं कि NCERT से करे कि स्टैंडर्ड बुक. PYQ एनालिसिस आप प्रीवियस ईयर से ही करो. वंस यू रेड मैनी टाइम्स, हर बार ऐसा नहीं होगा कि PYQ का NCERT से कनेक्शन होगा, कभी कभी होगा. देन यू रीड NCERT. अगर आप NCERT अच्छे से पढ़े हो, यू कैन को रिलेट कि NCERT से पूछा गया है, नॉट फ्रॉम एनी अदर बुक. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि NCERT थोड़ा थॉरो रहना बेटर रहता है. हाँ, कोई पूछ रहे हैं कि फैक्ट एंड करंट अफेयर्स को नोट्स में कैसे डालेंगे सो दैट यू कैन रिमेंबर वाइल राइटिंग. द ओनली वे इज़ वाई रीड, रिटेन, रिकॉल. आप उसको डालो, पढ़ो बहुत बार. बहुत फैक्ट अभी आप मुझे पूछोगे मैं भूल गई होंगी. एग्जाम के पहले मेरे को पूरा याद था, बिकॉज आई वॉज रीडिंग इट एवरी डे. इसलिए मैं बोल रही हूँ मेंस के टाइम में आपका बहुत एफिशिएंसी हाई होता है, बहुत चीज़ याद रहता है. अभी मुझे ब्रॉड फैक्ट्स याद है, एग्जैक्ट पॉइंट्स याद नहीं. उस टाइम में तो मुझे पॉइंट्स तक याद रहते थे. द ओनली वे इज़ कि आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको रिटेन करके रिकॉल. वन एक्टिव रिकॉलिंग मेथड होता है. आप एक बुक पढ़े, कुछ भी पढ़े, अपना नोट उसको रख के फिर माइंड में सोचो उस पूरा पेज में क्या क्या लिखा है. उसमें आपको बहुत चीज़ याद आएगा. देयर इज अ ट्रिक जो बोलते हैं, इफ़ यू कैन रिमेंबर समथिंग विद योर आईज क्लोज्ड, दैट मीन्स यू हैव एक्चुअली रिमेंबर्ड इट वेरी वेल. सो आई यूज्ड टू ट्राई डूइंग दैट ऑल्सो. आई थिंक नोट मेकिंग में व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी शुड वी इंसर्ट ऐसे राइटिंग में. ऐसे राइटिंग में आप कोई भी स्टोरी डाल सकते हो. स्टोरी यूजुअली बिगिनिंग ऑफ द ऐसे में रहता है, इंट्रोडक्शन में. एंड यू कैन राइट एनी स्टोरी. आई प्रेफर्ड राइटिंग क्रिएटिव स्टोरीज. मतलब इवन इफ वो नॉन फिक्शन है, रियल लाइफ में हुआ, मैं थोड़ा क्रिएटिवली लिखती थी, बिकॉज पूरा ऐसे में आप क्रिएटिवली इतना नहीं लिख सकते हो, थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज होता है. तो दैट वॉज द ओनली टाइम मैं क्रिएटिव लिखती थी. सो एनी टाइप ऑफ स्टोरी वर्क्स. यू कैन इवन क्रिएट इमेजिनरी स्टोरीज, उसमें कोई इशू नहीं है. How did you made notes of ethics? एथिक्स के लिए सी वन बेस्ट वे, आप पहले जब पढ़ रहे हो, हाँ नोट मेकिंग एक इंपॉर्टेंट, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट आउट. इंपॉर्टेंट है आप पढ़ो सब, नोट लास्ट में इसलिए बनाओ कि उसमें से क्या ज़रूरी है. एथिक्स में आई रेड एवरीथिंग. नोट जब बनाना है बेस्ट होता है कि आपको एथिक्स में वैल्यूज़ दिए जाते हैं, राइट. बी इट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू सर्विस. हर एक वैल्यू का एक डेफिनेशन रखो आप. नेक्स्ट, सो वन लाइन डेफिनेशन खुद के वर्ड्स में हो सकता है, यू डोंट नीड टू मेक इट फैंसी. इंटीग्रिटी आई यूज टू राइट यूनिटी इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन. दैट इज इट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी. जो भी आपको सिंपल लगे. इफ़ पॉसिबल एक डायग्राम बनाओ उस वैल्यू रिलेटेड. सो अगर मुझे इंटीग्रिटी में बनाना पड़ता डायग्राम, आई वुड हैव मेड अ डायग्राम लाइक दिस. अगेन दिस जस्ट आउट ऑफ प्रैक्टिस आपको आ जाएगा. इंटीग्रिटी, तो यहाँ पे आप लोगोगे यूनिटी ऑफ थॉट, स्पीच एंड यहाँ पे एक्शन लिख दोगे. तो इट्स तीनों आने चाहिए करके इंटीग्रिटी. तो ऐसे ऐसे आप डायग्राम सोचो हर एक का क्या बनाना है. फर्स्ट इज डेफिनेशन, सेकंड इज डायग्राम, थर्ड इज एग्जाम्पल्स ऑफ दैट वैल्यू. पीपल हु हैव शोन दैट वैल्यू have minimum 3 examples out of which one must be a civil servant, must be a civil servant. तो हमेशा इंटीग्रिटी में आपको बहुत मिल जाएंगे एग्जाम्पल. एंड ट्राई इसमें नॉट टू राइट कॉमन एग्जाम्पल्स, ट्राई टू सर्च फॉर थोड़ा अननोन एग्जाम्पल, बिकॉज देर आर मेनी कॉमन एग्जाम्पल्स. आई विल नॉट से, बट यू विल नो पढ़ पढ़ के सब वही. एफर्ट डाल के नए नए एग्जाम्पल्स आप न्यूज़पेपर से भी निकाल सकते हो. अगर
अगेंस्ट इंटीग्रिटी लिखना है एग्जाम्पल, पीपल हु डिडंट शो, तो एक होगा फॉर हु शोड, सेकेंड एग्जाम्पल सेट ऑफ एग्जाम्पल्स हु डिडंट शो दैट वैल्यू. जो डिडंट शो में बहुत इजीली आपको न्यूज़पेपर में आप यू कैन रीड ऑफ करप्शन स्कैंडल्स, आप कोई भी करप्शन का एग्जाम्पल लिख दोगे. एंड अगर आपको मान लो बहुत बार ये होता है कि करप्शन प्रूव नहीं हो पाता है या टाइम लगता है, बस एलिगेशन हुआ है, मान लो किसी के घर में पैसा मिला है बट नथिंग इज बीन प्रूव्ड येट. एज अ सिविल सर्वेंट यू कांट जंप टू कंक्लूजन्स कि करप्ट है जब तक लॉ अपना कोर्स नहीं लेता, द पर्सन हैज बीन नॉट प्रोनाउंस्ड करप्ट. इस केसेस में यूजुअली इसलिए लिखते हैं एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट रिसेंट ऑफिसर इन दिस स्टेट, दिस सर्विस, दैट सर्विस. तो द मोमेंट आप एलिगेशंस लिख रहे हो यू आर शोइंग कि यू नो कि ये प्रूव्ड नहीं है बट एलिगेशंस है सीरियस. सो हमेशा जब तक कुछ डेफिनेटली प्रूव्ड नहीं हुआ है, स्पेशली करप्शन जैसे टॉपिक में, डोंट राइट फॉर एग्जाम्पल करप्शन बाय दिस ऑफिसर, बिकॉज फिर आपको पूछा जाएगा आप किस बेसिस पे बोल रहे हो करप्शन, जबकि ऑफिशियल इंक्वायरी खत्म नहीं हुआ है. सो हमेशा डाउट है तो हमेशा लिख दो एलिगेशन, रिसेंट डाउट्स रिगार्डिंग दिस पर्सन. यूजुअली एलिगेशंस बेटर रहता है, करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट एन ऑफिसर व्हाटएवर. तो हर एक का वो, यही एथिक्स में हर वैल्यू का आप ये करो उसी को ही रिवाइज करो और ज़्यादा नहीं. बाकी आपका एथिक्स का जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आंसर लिख दो, दैट विल बी इनफ. यस. Should we have two types of notes for? Read your material so many times that you're sick of it, you want a short revision thing. तो आप पहला आपका एक डिटेल नोट रहेगा, दैट विल बी योर्स. देन आफ्टर दैट, आफ्टर मैनी रीडिंग्स, बिकॉज अनदर थिंग ऑफ मेन्स नोट इज आप जब एग्जाम लिखने जाओगे, थिंक ऑफ दैट एग्जामिनेशन डे. यू विल हैव 1 hour बिफोर योर एग्जाम. मॉर्निंग में आप उठ के जाओगे, यहाँ तो कटक में सेंटर होता है, सो यू विल हैव 1 hour इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग. And before your second exam in the second half of the day, you'll have 1 hour. In that 1 hour, if you start reading your extensive notes, आप खत्म नहीं कर पाओगे, you will get tensed. So I used to make notes particularly for those 1 hour. So आप वो जो क्विक रिविजन नोट देखे, अगर मैं एक सब्जेक्ट का, it took me almost 30 minutes to revise all the quick, because क्विक रिविजन भी मुझे याद था एंड तक. So in that break 1 hour में मैं 2 बार रिवाइज कर लेती थी. I felt मुझको याद है. So that is why you should have a short. That's why quick revision notes will be और short notes. सो मैनी टाइम्स वही होता था, मैं सिर्फ डायग्राम बना के रख दूंगी बिकॉज मुझे कंटेंट पता है क्या लिखना है, दैट आई कैन राइट. वो आपका हो जाएगा धीरे धीरे एज यू राइट. सो यू मस्ट हैव 2 notes, डिटेल नोट्स एंड अ क्विक रिविजन नोट. यस. एनी डाउट्स? Did you prepare so for graduation pursuing, when graduation के लिए मैं last की तरफ I'll cover, अगर आप graduation कर रहे हो, I did 1 year of preparation with work, so almost similar हो जाएगा, I'll cover that last में. Did you prepare more than 1 subject simultaneously or 1 subject at a time? So एक साथ did I read 1 subject at a point of time या 2-3 subject? I preferred reading 2-3 subject because I would get bored. अगर मैं पूरा दिन सिर्फ पॉलिटी पढ़ रही हूँ I'll get very bored. सो इसलिए मैं 2-3 रखती थी. तो मैं, बिकॉज मेरा ऑप्शनल फिलोसफी था, इवनिंग को फिलोसफी पढ़ना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी टॉपिक, यू नीड अ वेरी एक्टिव माइंड. सो मैं सुबह उठ के फिलोसफी 1-2 घंटा पढ़ती थी, दिन में सारा जो हैवी था इवनिंग को लाइट पढ़ती थी. तो आई ऑलमोस्ट रेड 3 subjects इन अ डे. फिलोसफी ऑप्शनल इन द मॉर्निंग, पूरा दिन में 1 subject, इवनिंग को अनदर सब्जेक्ट. सो ऑलमोस्ट 3 subjects इन अ डे. Did you include OPSC? I didn't give OPSC, so I have no idea. I just did UPSC, so OPSC का I can't say. But I did multiple subjects. I tried that 1 subject thing. एक दिन में एक पढ़ो, then I got bored of it within 2 days because boring लगता है एक ही subject दिन भर पढ़ते रहो. So I used to mix and match. Otherwise it was very boring. Any doubt? Note making में? Okay.